क्वेश्चंस, मतलब मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा आपके लिए कि मैं पढ़ के फिर सॉल्व करके, उसके लिए अलग सेशन रखेंगे हम, एक डेडिकेटेड सेशन जिसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को पूरा ब्रेक डाउन करके ये आंसर यहाँ कैसे आया, किस इसका रीजन क्या था, वो सब वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बट आज इस सेशन में हमारा एम है हम आपको मतलब जितना एप्ट और जितना टू द पॉइंट हम आपको आंसर की दे पाए, तो वो हमारा यहाँ पे आज का पर्पज होगा, राइट। तो शुरू करते हैं गाइस। आज के एग्जाम में गाइस सीसेट 2024 में कॉम्प्रिहेंशन में देयर वर 27 क्वेश्चंस। तो 27 क्वेश्चंस आए थे, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। और मतलब पिछले साल भी इतना ही था, लेकिन स्टिल इट्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रियली गुड। और पैसेजेस अब की बार जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस है वो पिछले सालों से थोड़ा सा हायर लेवल थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। तो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल जरूर फेस हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो काफी क्वेश्चंस में काफी चैलेंजिंग थे। बहुत सारे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं कहता हूं कि इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। बट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इतने थे कि आप एक अच्छा मतलब आउट ऑफ 27 आप 18 से 19 क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते थे, विच वुड बी विच कुड गेट यू टू योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सारे जितने भी पैसेजेस आए हैं इस पेपर में, तो गाइस याद रखना हम सेट बी को डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन को देख के, अपना वीडियो पॉज करके या आगे पीछे करके आप अपने क्वेश्चन को अपने सेट के हिसाब से आप मैच कर सकते हो। अगर आपका कोई और सेट है तो ये जो पेपर है हमारे पास है, ये सेट बी है हमारे पास, तो मैं सेट बी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला जो आपको थोड़ा सा मैं एक बार इसको वो कर दूं ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो इसका बेसिकली वो यूं कह रहा था कि हम ना साइंस को ही बोल देते हैं कि भाई साइंस बुरी है, साइंस खराब है, साइंस ने एटॉमिक बॉम्ब दिए, ये दिया वो दिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते वो साइंस हमने ही ऐसे डेवलप की है। तो वो हम साइंस ने हमें नहीं बनाया, हमने साइंस को उस तरह से डिराइव किया है। तो हम जो आज बोलते हैं कि आज साइंस ऐसी है या साइंस का हिस्ट्री जो है वो ऐसी है, वो हमारे अकॉर्डिंग है। तो ये उसका पर्सपेक्टिव था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था आपके पास, दोनों ही अजम्पशन यहाँ पे करेक्ट थी, सॉरी दोनों ही अजम्पशन यहाँ पे इनकरेक्ट थी। तो दोनों ही अजम्पशंस को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाज आल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन बी वाज आल्सो इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर वाज नीदर वन नॉर टू। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना गाइस, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। फिर सेकंड पैसेज पे चलते हैं गाइस। सेकंड पैसेज था हमारे पास, ये थोड़ा सा ना बहुत ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट से पैसेजेस आए हैं आपकी बार। तो जो सेकंड पैसेज था उसका आंसर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। पहले एक बार, हाँ पहले इस पे एक और क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। ठीक है, द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, ये एक्सट्रीम ऑप्शन था जो गलत था। सो ओनली ऑप्शन 2 वाज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं गाइस। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप पैसेज था और क्वेश्चन 3 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी कि व्हाट व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। ये इसका आंसर था। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। और इस पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, विच वॉज हमने अजम्पशन दी थी, ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज एंड अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल। ये डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल, ये वाला आंसर शायद यहाँ पर ठीक नहीं था। ये जो थर्ड ऑप्शन था दिस वॉज इनकरेक्ट। ये दोनों बिल्कुल सही थे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सो करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हमारे पास सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो फर्स्ट पैसेज था मतलब पैसेज नंबर 1 इसका सेकंड सेट का। अब इसमें था कि हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इतनी स्टैंडर्ड की नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 8th क्लास के बच्चे से भी अगर आप डिवीजन कराने की कोशिश करो वो अच्छे से कर नहीं पाता, अगर पढ़ भी नहीं पाता क्वेश्चन को अच्छे से। सो 2 अजम्पशन हमें दिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उसने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द करेक्ट आंसर वॉज ओनली सेकंड अजम्पशन वॉज करेक्ट, फर्स्ट अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। इट वाज अबाउट कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या मिलता है वहां पे हमें, मतलब एजुकेशन में, तो उसके डिफरेंस के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। फिर सेकंड पैसेज पे चलते हैं गाइस इसके ब्लॉक के।
हाँ, चलो ऐसे रखते हैं इसको। सेकंड पैसेज पे चलते हैं। साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था कि साइंस का काम सिर्फ सच्चाई बताना नहीं, उसका काम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 12th का आंसर ऑप्शन सी और 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, कि लोगों के सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है साइंस को। सच्चाई तो ढूंढनी है साइंस ने, उसका काम है वो, लेकिन ऐसा भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो साइंस को फॉलो करनी चाहिए कि भाई वो लोगों को खराब ना, तंग ना करे, परेशान ना करे। सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो नेक्स्ट पैसेज था हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 21 था, इसमें उसने पूछा था कि व्हाट कैन बी द रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो उसने 4 ऑप्शन दिए थे और उसने बोला था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही बैठता है। तो इसमें ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। क्या कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। उसने वही बात की थी कि बहुत सारी चीजें, मतलब वेस्ट की कोई बहुत ही जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं जैसे पेरिस हो गया, लंदन हो गया, वो इतने फेमस क्यों है? क्योंकि उनको प्लान किया गया और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के प्लान किया गया। इंडिया में अभी वैसा नहीं होता, तो उस चीज के ऊपर क्वेश्चन था। सो द राइट आंसर वाज करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये था क्वेश्चन नंबर 21। फिर क्वेश्चन नंबर 22 इसी के ऊपर था। उसने 2 असम्पशन दी थी हमें और उसने बोला था इसमें कौन सी असम्पशन सही है। सेकंड, ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी, ये देखो ये एक्सट्रीम हो जाता है, तो ये गलत है। ये सही था, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। सो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। फिर नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें आई थिंक पैसेज था किस बारे में, हाँ, इंटरनेट के बारे में, कि भाई इंटरनेट, पेड इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं ना, कि भाई आजकल जिसको व्यूज, जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं मार्केटिंग में और ये अपना इस सब में, उसको ज्यादा व्यूज मिलते हैं आजकल। कंटेंट चाहे कैसे ही हो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसी को रिटर्न मिलता है। तो ये कह रहा था वो। तो उसका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, दैट सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट दे आर द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। दैट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। और फिर क्वेश्चन नंबर 24 इसी के ऊपर था। उसने 2 असम्पशन दिए थे और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही असम्पशन यहां पे करेक्ट थे कि इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ, कि सभी को ध्यान में रख के सभी के लिए नहीं बना है, वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। एंड इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, जो हमने शायद आपके पास इन इलेक्शंस में देखा भी। ठीक है, जो 2024 में अभी इलेक्शंस हुए हैं, 4 जून को जिनका रिजल्ट आया, उसमें हमने ये चीज देखी, ऑब्जर्व भी किया, और सोचो यही सेम पैसेज पेपर में भी आया हुआ है आपके पास आपके बार। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। बोथ द असम्पशंस वर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। गाइस, हम ये सेट बी कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेट बी के मैं आपको बता रहा हूँ आंसर्स, आप अपने क्वेश्चंस के पेपर के सेट के हिसाब से आप इनको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज था ये एग्री फूड का, कि फूड की वेस्टेज कितनी ज्यादा होती है वर्ल्ड, उसके क्या क्या इंपैक्ट्स हैं रिसोर्सेज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, तो ये सारा था। उसने फिर इन्फ्लुएंसेस पूछे थे कि कौन सा इन्फ्लुएंस यहाँ पे सही है। तो इनमें ऑप्शन 1 गलत था, ऑप्शन 2 ठीक था, ऑप्शन जो 3 था, मतलब थर्ड असम्पशन ठीक था, 4th असम्पशन यहाँ पे गलत था। सो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर, 2 and 3 ओनली। सो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। और फिर इसी पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, जिसका थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लगा ये कहीं ना कहीं। कुछ को लगा कि सिर्फ फर्स्ट ठीक है, मुझे लगा ये दोनों असम्पशन ठीक है, कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। ये तो बिल्कुल सही था। ये वाले पे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा था कि इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, जो उसने बोला भी है लास्ट लाइन में, कि एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से दोनों असम्पशंस बिल्कुल सही थे। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर फॉर मी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये पैसेज था इन्फ्लेशन के ऊपर और आपकी मतलब कैसे मैकेनिक्स काम करते हैं फंडिंग के, और पूरा आपका पूरे साल में गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है इकोनॉमी की, उसके ऊपर पैसेज बेस्ड था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 33 का था, इसने इन्फ्लुएंस पूछा था कौन सा इन्फ्लुएंस सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर था ऑप्शन सी, दोनों ही इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल सही थे, कि सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग और द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 33। और 34 में
34 में भी उसने दो अजम्पशन दिए हुए थे और इसमें दोनों ही अजम्पशन इनवैलिड थे। फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस, ये देखो सोलली, ये एक्सट्रीम बन जाता है, एंड हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी था। सो नीदर ऑफ द अजम्पशंस वाज वैलिड हियर, सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, फिर आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 41, फिर नेक्स्ट पैसेज है अपना क्वेश्चन नंबर 41। ये जो पैसेज था ये उसके ऊपर था, पोइट्री के ऊपर। पोइट्री मतलब रिजिड नहीं है, पोइट्री ओपन है, जो लोगों को एक्सेप्ट करती है। तो मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर ए था गाइस, कि इट इज द पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शन इन ह्यूमंस, उसने बोला भी था। लेकिन इसमें ऑप्शन डी भी एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन था गाइस, जो मुझे लगा कि हो सकता था इन अ वर्ल्ड ऑफ वॉयलेंस, क्योंकि इसमें मुझे क्यों नहीं लगा डी, क्योंकि इसमें वॉयलेंस और बिगेट्री की बात कर रहा है, जबकि वहां पे वॉयलेंस और बिगेट्री की बात नहीं, वहां पे ये था कि साइंस और रिलीजन से क्या होता है, मतलब एक रिजिडनेस आती है, टेरेनिंग हो जाती है एक तरह से। लेकिन पोइट्री एक प्लूरलिस्टिक व्यू होता है, जिसमें गलतियां भी होती हैं, अलग अलग डेमोक्रेटिक व्यूज भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर, बट डी भी मुझे लगा काफी हद तक काफी क्लोज ऑप्शन था। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टिरेनी एंड बिगोट्री, पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आप बताना जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कि आपने क्या आंसर मार्क किया इसमें, ए या डी या कोई और। ठीक है, तो आप जरूर बताना। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, एंड गाइस जो सेशन देख रहे हैं या देखेंगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन गाइस, बहुत मेहनत लगती है ये सब में। सो द लीस्ट यू कैन डू इज you can like the session and you can appreciate what we are giving out to you, right? आपने डी मार्क किया सीक्रेट पोएट्री, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपने मतलब आप इस पर्सपेक्टिव बताई उसने। और दूसरा भी गलत था, दैट पैसेज द ऑथर डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बिल्कुल ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी था। सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पैसेज है अपना क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ये छोटा सा पैसेज था आपको ये बताने के लिए कि ट्रांसपेरेंटी मतलब ट्रूथ, सच्चाई कितना जरूरी है, और उसमें जो सोशल मीडिया है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट वाज द राइट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। और दूसरा था गाइज इंटरकनेक्टेड ये डिवाइस वाला, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत बच्चों को लगा होगा कि यहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी या मतलब इसकी बात, सिक्योरिटी रिस्क की बात कर रहा है, प्राइवेसी रिस्क की बात कर रहा है, जबकि नहीं। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, कि नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये लास्ट सेंटेंस से पता चलता है कि कॉर्पोरेट मार्केटर्स हैव विल हैव पावरफुल इंसेंटिव्स टू ऑब्जर्व and to understand the buying needs and preferences of the device owners। उनकी बाइंग नीड्स को स्टडी करके और प्रेफरेंसेस में के बाद कॉर्पोरेट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग में उसी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेलिंग भी करता है। तो ये प्राइवेसी डेटा के ऊपर था, तो ऑप्शन ए वाज करेक्ट इन दिस। क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट पैसेज गाइस, क्वेश्चन नंबर 53 पे, इसमें ग्रीन ग्रोथ के ऊपर था कि कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ बना सकते हैं। सो ऑप्शन 53 का क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर था ऑप्शन सी, कि मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग अ स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब अपना नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट जो पैसेज था वो अपना था क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। इस पे पहुंचते हैं, छोटा सा पैसेज था ये, उसके ऊपर था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स करके अगर मतलब उसमें डालो, पत्थर डालो, तो पत्थर क्या बन जाता है, टूट जाता है पत्थर। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, के दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो इतनी ज्यादा CO2 है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको हम CO2 को यूज कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 नेक्स्ट पैसेज था, इसमें वही सैटेलाइट, इसमें फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर के कैसे ग्लोबल वार्मिंग को चेंज कर रहा है ये सारा बिल्डअप। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 में करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों ही अजम्पशन बिल्कुल वैलिड थे कि जाइंट आइसबर्ग्स हैव अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स, वो भी था, और मेल्टिंग ऑफ जाइंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस लग रहा है अब इसका है नहीं कोई क्वेश्चन। खैर छोड़िए, अपने पर आते हैं, चलिए अपना लगाते हैं क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर
इसको देखिए, एक सवाल आपको दिया गया 10th नंबर पे, ठीक है ना। 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब घड़ी 4:25 का टाइम दर्शाती, चलो मिक्स करते हैं, हम भी करते हैं। यहाँ पर सोच रहे थे कि पहले एक बार मैथ पढ़ा देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, यहाँ पर ढूंढते रह जाएंगे, इससे टाइम बर्बाद होगा। एक घड़ी 4:25 का टाइम दर्शा रही है, तो घड़ी के सुइयों के बीच का एंगल निकालिए। घड़ी के सुइयों के बीच का आप लोग यहाँ पर एंगल निकालिए। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर 11/2 मिनट डिफरेंस 30 इंटू घंटा। याद रखा है 25, 25 एकम 25, ठीक है ना। 25 एकम 25 और 26 27, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 कैरी लिया था, नीचे आपको 2 दे रखा है। और 30 चौक 4 तियां 12, 120 दे रखा है। यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो एकम 2, 2 तियां 6, ठीक है ना, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 137 आ गया। 137, तो देखो 0.5 ऐसे रहेगा, 7 0 का 7 रहेगा, 3 उधर का 1 रहेगा। इसका मतलब आपका यहाँ से एंगल कितना बनेगा? आपका एंगल बन जाएगा 17.5 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका एंगल कितना बन जाएगा? 17.5 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए फिर देखिए, आपका अगला सवाल आपके बीच यहां दे रखा है, इसको समझिए। कह रहा है कि 2025 का कैलेंडर ये किस साल के कैलेंडर के समान होगा? आपको पता है 2025 का जो कैलेंडर है कब रिपीट होगा? मान लीजिए 26 में गया, 26 लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि 25 में नहीं है, तो 26 में एक दिन आगे बढ़ेगा। 27 भी आपका लीप ईयर नहीं है, एक दिन आगे बढ़ेगा। लेकिन 28 में आपका लीप ईयर है, आपका 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। 28 के बाद 29 लीप ईयर नहीं है, एक दिन आगे बढ़ेगा। 30 में आपका एक दिन आगे बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 31, 31 में भी आपका एक दिन आगे बढ़ेगा। इसका मतलब 2031 जो है, 2025 के बाद आपका जो है 2031, ये आपका सेम कैलेंडर होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 7 दिन हो गए, और 7 दिन के बाद सेम दिन रिपीट होता है। हर 7 दिन के बाद आपका सेम डे जो है यहाँ पर रिपीट होता है, ठीक है ना। फिर देखिए, यदि किसी घड़ी में एक ही दिन में 10 बजे से 2 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है? संपाती होने का मैंने बताया था कि 12 घंटे में। याद करिए, हमने आपको दोस्तों पढ़ाया था कि घड़ी की सुई जो है 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर प्यार मोहब्बत करती है, 11 बार आपकी संपाती होती है। तो 11 बजे से 2 बजे तक, 10 से 2 बजे, 10 के बाद 11 12 1 2, तो 4 घंटे बन रहा है ना यहाँ पर। 10 से 2 का मतलब कितना घंटे हो रहा है हमारे? 10 से 11 12 1 2, 4 घंटे का टाइम है। तो 4 घंटे में कितनी बार संपाती होगी? 4 घंटे में अगर 12 में जो है 11 बार समथिंग समथिंग है, तो 4 घंटे में दोस्तों आपका कितनी बार हो जाएगी? हाँ भैया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये अपना आप मुझे बताइए। क्लास को भैया शेयर कीजिए, अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो ये 10 बजे सुबह का है, और ये एक ही दिन की बात हो रही है, और 2 बजे दोपहर का है, ठीक है ना। ये आपको जो दे रखा है 10 बजे का टाइम जो यहाँ पर सुबह का दे रखा है, और 2 बजे का टाइम आपको दोपहर का दे रखा है। अब आप देखिए यहाँ पर 10 11 12 1 2, ठीक है ना। तो कितने घंटे आपके हो रहे हैं? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 1 2 3 4 घंटे हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 12 घंटे में सुई कितनी बार संपाती होती है। तो 12 घंटे में आपकी 11 बार संपाती होती है, ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूं 4 घंटे में सुई कितनी बार संपाती होगी, ठीक है ना। 4 घंटे में सुई दोस्तों कितनी बार संपाती होगी आप लोगों की? कम कर दोगे आप लोग यहां से, क्लियर। 24 घंटे में आपका कितनी बार होती है? 22 बार होती है। 24 घंटे में कितनी बार होती है? समझो जरा बेटा मेरी बात। 24 घंटे में कितनी बार होती है? 24 घंटे में आपकी 22 बार होती है। तो भैया 4 घंटे में कितनी बार होगी? 6 दूनी 12, 6 तियां 18, तो आपका यहां पर 3 बार हो जाएगा, क्लियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। समथिंग समथिंग मैं बता रहा हूं, लगभग में अप्रोक्स में, क्योंकि 4 घंटे में 4 बार तो होगी नहीं। अब तुम देखो, अगर 4 घंटे हैं तो एक बार यहां पर संपाती हुई, एक बार यहां पर हुई,
जैसे 10 से 11 समझो, यहाँ पर 10 से 11 के बीच में आया, एक बार जो है मिल गई, मिलन हो गया। 11 से 12 में आई, 11-12 में एक टाइम ऐसा आएगा जहां मिलन हो जाएगा। 12 से 1 में आएगा, एक बार मिलन हो जाएगा। जब 1 से 2 में एक बार मिलन हो जाएगा, तो कितनी बार मिलन हो रहा है? तो इसमें मिलन हो रहा है 4 बार। तो मेरे दोस्त, आंसर आपका 4 बार होगा। 3 बार वाले सब गलत हैं, राइट आंसर आपका 4 बार होगा। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ बुद्धि लगानी है आपको, सिर्फ बुद्धि। 10 से 11 में जब चलेगा, एक बार मिल जाएगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी सुइयां, सुइयां एक के ऊपर एक चढ़ेंगे, तो बीच में गैप कितने हैं? गैप 4, जैसे 12 घंटे हैं, 12 घंटे में गैप आपके जो है 11 मिल गए यहाँ पर। इसको एज इट इज ऐसे याद रखना है, ठीक। चलो और देखते हैं अपना काम का क्या कैसा मटेरियल है। ये तो नहीं है अपने काम का। अब ये देखो, एक सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा 14 नंबर। 14 नंबर को अगर आप देखोगे दिमाग लगाकर, यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल भी देखने को मिल रहा है। मैंने डबल भी देखा, बस मेरी खोपड़ी यहीं जाग रही है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो मुझे थोड़ा बी दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ए डबल बी बना दूं, यहाँ पर मैं बना दूं ए डबल बी सी डी, लेकिन यहाँ पर इसने ए बी सी कर दिया, मामला अपनी गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर इसने ए बी सी कर दिया, है ना, गैप कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका डबल बी चल रहा था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसी में ही लोचा होना है। तो डबल ए, है ना, डबल बी, डबल सी, डबल डी, मिल गया लॉजिक। तो लॉजिक दोस्तों क्या मिल रहा है? लॉजिक मेरा है यहाँ पर डबल ए है, यहाँ डबल बी है, यहाँ डबल सी है, यहाँ डबल डी है, और बाकी चल क्या रहा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका मतलब पहले वाले से मुझे ए मिल गया, दूसरे वाले से भी ए मिल गया, तीसरे वाले से सी मिल रहा है, और चौथे वाले से डी मिल रहा है। इसका मतलब मेरा इस सवाल का परम सत्य जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए सी डी। तो जिन दोस्तों का आंसर ए सी डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखते हैं यहाँ पर और अपने काम के यहाँ पर कौन कौन से सवाल हैं जो यूपी पुलिस के बच्चे हैं, मेरे एसएससी के बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे हैं, तुम्हारे फायदे वाले सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर मैं यूपीएससी का पेपर भी करा रहा हूँ तुमको, तो यूपीएससी के पेपर में वही पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे काम में आएगा, ठीक है ना, जो तुम्हारे काम में आएगा। अब ये देखिए, ये सवाल मैंने अभी बहुत जल्द पढ़ाया था, और ये तुम्हारा पुलिस के पेपर में भी आया हुआ सवाल है। ये देखिए, किसी घन के टुकड़ों को काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम संभावित संख्या का फॉर्मूला क्या है? ठीक है ना, कुछ याद आ रहा है? न्यूनतम काटने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपको किसी घन को कम से कम बार में काटना है, न्यूनतम बार में आप क्या करोगे? जैसे 64 है, एक घन को 64 टुकड़ों में काटना है, इसके लिए आप कितने लगभग कितने कट मारोगे? किसी घन को 64 टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? किसी घन को 64 संभावित टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संख्या 32, 16, 36, 48 क्या होगा? शहनवाज बेटा मेथड के साथ बताइए, शहनवाज मेथड के साथ बताइए, क्योंकि आपसे उम्मीद है आप कर लोगे, बाकी लोग का तो पता नहीं यहाँ पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। आप विद मेथड जो है सवाल को सॉल्व कीजिए। 64 का मतलब जानते ही हो गए आप लोग, 64 मतलब n3, यानी कि n का मान 4 हो गया। अब n का मान दोस्तों यहाँ पर 4 है, तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। तो अब आप लगाइए दिमाग, 4, 4 3 7 बटे 2, तो आपका संभावित मान आपका कितना हो जाएगा? 8, 9, 12 या 16। किसी घन को 64 टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कट की न्यूनतम संभावित संख्या का फॉर्मूला बताइए। जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मैंने तुम्हें बताया है,
उसके बाद भी ये हाल करोगे, कैसे काम चले? चलो, तो फॉर्मूला जिसको याद नहीं है मैं बता रहा हूं आपको। सूत्र आपका होता है 3x-1। तो लिखा 3, 4 में एक जाएगा 3 बचेगा, तो 3 तिया 9 होगा। बस तुमसे इतना पूछ रहा था मैं यहाँ पर, सिर्फ इतना तुम लोगों से पूछ रहा था। लेकिन वही है यहाँ पर, आजकल कोई धर्म नहीं है पूछने का। बच्चों के ऊपर कुछ भी छोड़ दो यहाँ पर तो वो लुटिया डुबो ही देते हैं, वो लुटिया डुबो देते हैं। तो याद रखो, न्यूनतम संभावित घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम संभावित घनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3x-1। तो कॉन्सेप्ट लगाओगे आप अपना उत्तर 9 पाओगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया कंप्लीट पेज, ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये लगाओ सवाल। ये सवाल कैसे लगेगा? देखो, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है ABCD। अगर आप देखोगे ABCD दे रखा है, इसका मान 24 है। A आपका 1, B आपका 2, C3, D4। तो 4 तिया 12 दूनी 24, एकम 24 आ गया। सेम देखो यहाँ पर EFGH, EFGH है, E5, F6, G7, H8। तो 6 पंजे 30, 7 अटे 56, 56 और 30, 6 तिया 18, 15 1680। तो ये 1680 आ गया। सेम आप देखो IJKL। अब आपको क्या निकालना है? IJKL। तो I9, J10, K11, L12। तो 11 निमा 99 इंटू 12 निमा 108, 12 निमा 108, 108 और 10 118। ठीक है ना, और आगे जीरो लगा लो। इसका मतलब आंसर आएगा 11,88,0। अगर आप IJKL की वैल्यू निकालोगे तो मेरे भाई IJKL की वैल्यू आ जाएगी 11,880। सही जवाब क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 11,880। आपका जो है यहाँ पर परम सत्य जवाब आपका हो जाएगा। फिर देखिए एक सवाल यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। देखो POT है, ठीक है ना, इसको पलटी मार दी। पॉट था, पॉट को पलट के टॉप कर दिया, पॉट है पलट के टॉप कर दिया। फिर देखो ट्रैप है, TRAP ट्रैप, ट्रैप को पलट कर दोस्तों इन्हें पार्ट कर दिया। तो ऐसे आपका एरेना है, इसको पलटी मार दो यहाँ पर। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से A, फिर देखो मेरा N, फिर देखो E, फिर R, फिर A है। और हर बार अगर आप एक चीज देखोगे, आगे इन्होंने A चिपका दिया है तो आगे आप भी एक चिपका दोगे, तो A एनेरा हो जाएगा, A एनेरा। तो देखो A N A नहीं है, A एनेरा, ये D वाला हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा A एनेरा हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और अपनी क्लास को मेरे दोस्त सब लोग सपोर्ट करते रहिए। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। फिर देखिए आपको क्या दे रखा है, यहां पर एक सीरीज दे रखी है 3, 14, 39, 84। बीच में क्या आएगा? फिर आपको दे रखा है 258। यहां पर आपका लॉजिक क्या चल रहा है? आपको एक सीरीज दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, फिर आपको यहाँ पर 14 दे रखा है। लॉजिक के साथ जवाब देंगे, तुक्केबाजी तो देखो बहुत सारे लोग तुक्का लगाते हैं। मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुक्का मत लगाइए, लॉजिक के साथ उत्तर दीजिए। समय कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सीधे मुझे उत्तर चाहिए आप लोगों से, और वो भी बिल्कुल राइट
विद लॉजिक, है ना। तुक्के वालों का तो कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर। लॉजिक के साथ जवाब दीजिए क्या होगा। अभी भी आप गलत जवाब दे रहे हो, आप मेरी तह तक नहीं पहुंच पाए हो। 3, 14, 39, लॉजिक आपका क्या है? 1 3 है ना, 1 2 +1। मैंने क्या किया यहाँ पर? 1 3, 1 2 तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है, एक का क्यूब करेंगे, एक का स्क्वायर किया, एक की पावर 1 करी, तो आंसर आपका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। आज तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा सवाल लगाने में। फिर मैंने क्या किया? 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 1। मतलब कहने का क्या है? 8 4 12 और 2 का तो 12, 2 14। तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा आज इस सवाल को लगाने में। जिंदगी भर लगाते रह जाओगे। तुम एसएससी के हो स्टूडेंट हो, तुमसे सवाल नहीं लगेगा। लॉजिक देख लो तुम, लॉजिक। फिर देखो 39 के लिए 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, तो 27 और 9 36, और यहां देखो 36 और 3 39। ऐसे आप लगाओगे 4 वाले में, थे ना। फिर देखो 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 1, तो 64 और 16, 80 4 84 आ रहा है। ऐसे ही अब यहां पर 5 का लगेगा, तो 5 के लिए आपका कितना हो जाएगा मैं बताता हूं। 5 का क्यूब 125, 125 और 5 50, 150 और 5 155। इसका मतलब मेरे भाई देख रहे हो कितना बढ़िया सवाल है। आपका इस सवाल का राइट आंसर 155 होगा। ये चल रहा है, मतलब क्यूब 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 स्क्वायर 1 1 2 3 4 5। ये आपका लॉजिक है। इस लॉजिक को सोचने में दोस्तों यहाँ पर दिमाग की नसें खुल जाएंगी तुम्हारी। आईएएस का सवाल है, इस लॉजिक को सोचने में तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी। ऐसा सवाल भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, दिमाग खुल जाएगा, कतई मजा आ जाएगा। आप भी कहोगे सर एक बार और, कसम से मुझे मजा आ गया। मजा आया? तो देखो इस तरीके से तुम्हारे आईएएस पीसीएस के जो पेपर होते हैं, इनसे फायदे की चीज क्या है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इसमें तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हारे काम का क्या है, तुम क्यों पढ़ रहे हो आईएएस? तुम्हें थोड़ी ना आईएएस बनना है। तो तुम्हारे काम का जो मटेरियल है वो तुम्हें निकाल कर दे रहा हूं, जो तुम लोगों के एग्जाम में तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा। सब कुछ नया नया करा रहा हूं, नए नए सवाल। ये देखो सवाल, अब ये लगाओ। 66 नंबर अगर आप देखोगे तो आपका क्या दिया गया है, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 100 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 300 चला, फिर राइट मुड़ा, कार्यालय पहुंचने के 100 चला। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व में है तो वह प्रारंभ से किस दिशा में चलता है, यह बताइए। प्रारंभ से किस दिशा में चलता है? देखो उल्टा चलो। अगर उसका कार्यालय उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन समझ गए होगे, उत्तर और पूरब ये वाला हो। अगर इसका कार्यालय यानी कि ऑफिस उत्तर पूर्व में है, ठीक है ना, उसका कार्यालय उत्तर पूर्व दिशा में है यदि, तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चला था? बहुत ही प्यारा सवाल। तो कार्यालय पहुंचने के 100 मीटर चला है, यानी कि ये चला है 100 मीटर। अब राइट मुड़कर आया था, राइट मुड़कर। अब राइट व्यक्ति अगर आपका इधर आ रहा है, मान लीजिए अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, कोई अगर व्यक्ति ऐसे जा रहा है, राइट मुड़ेगा दोस्तों तो इधर जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे दोस्त, अब समझो 100 मीटर चला है और ये मुड़ा है राइट, आप मुड़ो लेफ्ट। अब मैं यहां पर हूं, अब मैं डायरेक्शन मेरी यहां पर है, जब मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो यहां जाऊंगा, इधर जाऊंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति इधर जाएगा तभी तो राइट मुड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है सपोज दैट, ये राइट मुड़ गया, तो यहां पर आप इसको लेफ्ट मोड़ दोगे। उल्टा चलना है, बिल्कुल उल्टा। तो बेटा सही जवाब क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं साउथ वेस्ट। आओ पहले इनका निकालते हैं, इन लोगों का दिमाग यहां पर पहले यूज करते हैं। चलो तुमने साउथ वेस्ट मान लिया, एक व्यक्ति 100 मीटर चल रहा है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट यहां पर चला, व्यक्ति को तुमने 100 मीटर साउथ वेस्ट फेंक दिया, फिर मुड़ रहा है लेफ्ट।
अब यहां पर आपका लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट मुड़ा 100 चला, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ा 300 चला, अब क्या यहां से भी ये लेफ्ट मुड़ेगा, ये आपका 300 चल लिया, फिर राइट मुड़ रहा है, बेटा ध्यान समझना, यहाँ पर 300 चला लिया, अब यहां से मुड़ेगा राइट, क्योंकि लेफ्ट आपका है यहाँ पर। अब जब ये राइट मुड़ेगा मेरे दोस्त, इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, कहां जा रही है डायरेक्शन भैया, जब ये राइट मुड़ेगा तब इसकी डायरेक्शन जा रही है आपकी, ये है आपका ईस्ट और ये है साउथ, तो ये साउथ ईस्ट में जा रहा है। क्या ये साउथ ईस्ट में है तुम्हारा, नहीं है, फेल हो गए तुम, हो गए फेल। जिंदगी में याद रखना, कभी भी अगर तुम्हारे एग्जाम में सवाल है उल्टा लगाओ, इसमें चलती है उल्टी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले, जब घी मेरे बच्चे सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली कैसी करते हैं, उल्टी करते हैं, तो उल्टी उंगली से निकलेगा यहाँ पर। आप अगर दक्षिण पश्चिम माने हो, उत्तर पश्चिम मान के लगाते, आपका उत्तर लग जाता। अब देखो यहाँ पर उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ एंड वेस्ट, यहां से चलाते। अगर व्यक्ति आपका, मैंने ये पॉइंट मान लिया, उत्तर पश्चिम में जाता, 100 मीटर चलता, फिर यहां से आपका लेफ्ट मुड़ता, अब लेफ्ट ये है, लेफ्ट मेरा यहाँ पर ही चलता, 100 चल लेता, आपका लेफ्ट मुड़ता, यहाँ पर 100 चलता तिरछा तिरछा, फिर आपका लेफ्ट मुड़ता यहाँ पर। अब व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर है, लेफ्ट मुड़ेगा तो आपका इधर जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका लेफ्ट मुड़ता, आपका इधर जाता है यहाँ पर, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, 300 चल लेता, और फिर अब ये राइट मुड़ता, यहां से जब ये राइट मुड़ेगा तब इसकी डायरेक्शन आपकी यहां पर आ जाएगी। तो अब बिल्कुल मेरा सही है, उत्तर पूरब में है, जो कि बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है ना। चलो खैर, अगला सवाल अब ये लगाओ तुम लोग, उस सवाल में तुमने खोपड़ियां लगा ली, एक सवाल ये लगा के दिखाओ और लाइक करेंगे। एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट रैली फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, इसका मैं देखकर फिर बताता हूं, अभी तो मुझे इसके बारे में एकदम नॉलेज नहीं है, यहाँ पर देख के बताऊंगा आपको। क्लास सपोर्ट कीजिए, तुम्हारे लिए मैं देख रहा हूँ क्या क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाकर लेकर आ रहा हूँ, पूरे पूरे पेपर तुमको यहाँ पर खड़े खड़े सॉल्व करवा रहा हूँ। एक व्यक्ति 100 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, ये पॉइंट है, 100 मीटर गया पश्चिम में, बाएं मुड़ा 100 मीटर चला। अब यहां से अगर व्यक्ति पश्चिम में है, ठीक है ना, अभी आपका बाएं मुड़ रहा लेफ्ट, अगर व्यक्ति आप लोगों का राइट जा रहा है तो लेफ्ट में आएगा, 100 मीटर चल लिया, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ेगा, घड़ी की सुई की दिशा में। अब ये व्यक्ति है, घड़ी चलती 12:01, ये है क्लॉक वाइज रोटेशन, घड़ी कैसी चलती है आपकी, ये चलती है ना क्लॉक वाइज रोटेशन, ये भी क्लॉक वाइज रोटेशन करेगा 225 डिग्री। तो अब अगर आप इसको 225 मोड़ोगे तो यानी कि अगर यहां पर है पॉइंट, यहां से बिल्कुल सीधे जाएगा 180 हो जाएगा, यहां पर देखो आपका 90 डिग्री, तो 225 डिग्री में दोस्तों आपका ये क्लॉक वाइज, जब ये क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, 225 का मतलब 180 से ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी। सबसे पहले व्यक्ति मेरा पश्चिम गया, पश्चिम दोस्तों यहां पर आने के बाद, पश्चिम आने के बाद ये मेरा दोस्तों लेफ्ट मुड़ा, अब व्यक्ति का मुंह जो है सामने की तरफ, यहां देख रहा है, इसका मुंह सामने की तरफ है, अब इसको रोटेट करना 225 डिग्री। अब अगर किसी व्यक्ति का मुंह जो है यहां पर है, यहां लाएंगे क्लॉकवाइज, इधर लाना है 90 डिग्री, यहां लाओगे 180 डिग्री, और फिर यहां ले जाओगे 180 और 45, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि ईस्ट एंड नॉर्थ। तो मेरे दोस्त ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ उत्तर ईस्ट मतलब पूरब, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यहाँ पर व्यक्ति का मुंह है, अब इसको तुम घुमा रहे हो, तुमने घुमाया पूरा 225, ये 225 में कहा पहुंच रहा है, ये पूछ रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट में पहुंच रहा है, तो जिस बालक और बालिका का आंसर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है बिल्कुल राइट है। हाँ भैया, जहां खड़ा वहां मैंने प्लस बना दिया है, अब आराम से निकाल लो, लग जाएगा।
अब ये देखो, एक कथन निष्कर्ष वाला सवाल देखिए, एक कथन और निष्कर्ष का सवाल देखिए क्या है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक देश है, या भारत दूध का यातक नहीं है। देखो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भारत जो है सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करता है, भारत सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करता है। अगर भारत किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका निर्यातक ज्यादा होगा या आयात ज्यादा होगा? क्या यहां पर है ना निर्यात और आयात की बात हो रही है? नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। हम लोग जो है हाँ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये इसमें बिल्कुल नहीं दे रखा कि हम दूध को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या दूध को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ना तो एक्सपोर्ट का कोई मतलब है, ना इंपोर्ट का कोई मतलब है। आंसर आएगा ना तो पहला सही और ना ही मेरा दूसरा सही है। अब देखिए, आपका एक सवाल यहां पर आपको दिया गया है, इस सवाल को आप लोग लगाएंगे और भैया शेयर करेंगे क्लास। जितने विद्यार्थी हैं मेरे क्लास में सब लल्लन टॉप तरीके से लाइक मारिए, शेयर करिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग यहां पर सपोर्ट कीजिए। देखो, एक व्यक्ति 3300 रुपए में 3 वस्तु खरीदता, पी क्यों है? पी की कीमत आर से 25 ज्यादा है, आर की कीमत क्यू से 20 ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको लिखो नीचे, यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो क्यू, यहाँ लिखो आर लिखो। अब देखो, पी आर से ज्यादा है और आर क्यू से 20 ज्यादा है, आर क्यू से 20 ज्यादा है। पी आर से ज्यादा और आर जो है क्यू से ज्यादा है, तो क्यू का मान 100 रखा, ठीक है ना। अब क्यू मेरा 100 है तो आर क्यू से 20 ज्यादा है, आर जो है क्यू से 20 120 हो गया, और पी जो है आर से 25 ज्यादा है। अब 120 का 125% निकाल दो, 25 पंजे 25 चौक 4 तिया 12 150, तो पी का मान 150 हो जाएगा। तो यानी कि मैंने दोस्तों क्या किया, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लिया। तो बताओ पी की कीमत क्या होगी अगर सबका मान 3300। अब यहाँ देखो रेशियो बना लो, हाँ 5 से कटेगा नहीं, 0 0 0 काट लो, और अभी इस कट जाएगा मेरा यहाँ पर, किसी से नहीं कट रहा है यहाँ पर क्योंकि 15 है 10 है 12 है, ये कटेगा नहीं। तो 15 अनुपात 10 अनुपात 12 मेरा रेशियो आ गया। 15 25 35 37 आ गया। 35 का मान आपको दे रखा है 3 3 3 0, 3 7 21 3 3 9। तो मेरे दोस्त यहां से हमें क्या निकालना है, पी का मान। तो जो वैल्यू 15 से कट जाए, जो वैल्यू 15 से कटेगी, आप चाहे तो डायरेक्ट इसका उत्तर निकाल सकते हो। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ऑन एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज, ये भी दोनों ही चीजें थी, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे वैलिड बनते थे। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट पैसेज था जो किसके ऊपर था कि कैटरपिलर्स के जो डंग है, जो उनका फीसिस होता है, उससे हम क्या बना सकते हैं, एक नई तरह का एक माइक्रोबियल कंपाउंड्स हम डेवलप कर सकते हैं, जो देखने को मिला था। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वाज ऑप्शन नंबर बी कि दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। इसमें सी भी मुझे काफी हद तक ठीक लग रहा था गाइस, बाय द वे, क्योंकि ये भी गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने एलिमिनेट क्यों किया सी को, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स की बात हो रही थी। पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्ट, जबकि वो कह रहे हैं कि उनका जो फीसिस होता है वो प्लांट्स पे इंपैक्ट करता है। तो वो आई थिंक ऑप्शन बी वाज द बेटर ऑप्शन है। काफी सोच समझ के हम यहीं पे पहुंचे इस नतीजे पे कि ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 63 फॉर यू। अब आगे चलते हैं गाइस अपना लास्ट सेट ऑफ पैसेजेस में, विच इज क्वेश्चन नंबर 71। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 71। ये पैसेज किस बारे में था, कन्वेंशनल क्लासरूम के बारे में, कि भाई हम वो टाइम पे रोक के रखना बच्चों को, उसका क्या इंपैक्ट होता है, हम उसके इफेक्टिवनेस पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ वो रिजिड रूटीन पे ध्यान देते हैं। तो उसने दो अजम्पशन दिए थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 के, और इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी
कि both the assumptions were valid क्या कि in conventional classroom the central goal is duration of learning rather than attainment of competency, and second, conventional classrooms encourage one size fits all approach and stamp out all differentiation. दोनों ही बात बिल्कुल वैलिड थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर था ऑप्शन सी, बोथ assumptions were valid. और फिर नेक्स्ट पैसेज था अपने एडोलेसेंस में के जो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस, उसके ऊपर था. तो उसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 72 कहाँ गया यार, एक सेकंड. हाँ, क्वेश्चन 72 का नहीं, अरे सॉरी 72, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे गलत मार्क कर गया शायद आपके लिए. मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ. 71 का सी था आंसर और 72 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी. 72 का था. इसमें दोनों ही अजम्पशन इनवैलिड थे कि वर्कर्स के कंट्री के लिए स्किल्स वो होना, तो इंडिया को चेंज होने की जरूरत नहीं है. दोनों ही अजम्पशन इनवैलिड थे. तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, फिर 73 पे आते हैं. 73 में उन्होंने हमें आंसर दिया था कि कौन सा assumption इसमें वैलिड है. इसमें फर्स्ट assumption वैलिड था, द adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. लेकिन the adolescent of modern times does not have much respect for their parents. Respect की कोई इसमें बात नहीं हुई थी, ना ही वो वैलिड था वहां पे. So only assumption 1 was valid here. So option A was correct. And for question number 74 जो इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए अगेन. के इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही थे, तो ऑप्शन ए सही था कि पेरेंट्स इन जनरल may not be of much help when children are on their way to becoming adults. जब बड़े हो रहे हैं तो ज्यादा माँ बाप उनकी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है. सो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर फॉर दिस. ठीक है, इस तो सीरीज भी है, आज भी सीरीज है. इसमें आए हुए जो भी क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपके लिए सिलेक्टेड हैं, जो आपके लिए जरूरी है, जो सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आने वाले एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. 200 नंबर का पेपर है, जर्नल स्टडी का पेपर नंबर 2. इससे पहले मैं ऑलरेडी पेपर फर्स्ट आपको कंप्लीट करा चुका हूं. मैंने पेपर फर्स्ट करा दिया है और अब पेपर सेकंड हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है ना. तो ये है आपका सी सेट का, और इसमें हम लोग सीधे जो है सबसे पहले मैथ और रीजनिंग, हम लोग यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं मैथ को. इसमें सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये मेरी स्टार्टिंग होगी गणित से होगी. ठीक है, रेडी हो जाइए आप लोग. तो मैथ का पहला सवाल आप लोगों के बीच यहां से 15 नंबर से है. इस सेट में मैथ का जो पहला सवाल है ये आपका 15 नंबर से है. क्या सवाल दे रखा है आप देखिए. दो व्यक्ति हैं पी और क्यू. आप समझो आपका क्या दे रखा है. दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक बिजनेस शुरू करते हैं. ठीक है, एक व्यक्ति पी है, एक व्यक्ति क्यू है जो बिजनेस को शुरू करते हैं. पी आपका क्यू की तुलना में 14,000 रुपए ज्यादा लगाता है. अगर क्यू मैंने मान लीजिए क्यू रुपया लगाया, तो पी जो है क्यू की तुलना में 14,000 रुपए यहाँ पर ज्यादा लगाता है. एक मिनट इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी ने जो है क्यू से जो है कितना रुपया ज्यादा लगाया, 14,000 रुपए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ज्यादा लगाया. ठीक है, आगे. किंतु पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है. अब पी ने जो निवेश किया है दोस्तों यहाँ पर, ये इनका जो है 8 महीने के लिए निवेश किया है. और क्यू की बात करेंगे, क्यू ने जो है दोस्तों यहाँ पर 10 महीने के लिए निवेश किया है. अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 2,000 रुपए के लाभ में पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 ज्यादा है, मेरी बात समझना है यहाँ पर, अगर 2,000 रुपए के प्रॉफिट में 2,000 रुपए के प्रॉफिट में पी का हिस्सा जो है क्यू के हिस्से से 400 ज्यादा है, तो 400 ज्यादा क्या होगा. मान लीजिए अगर मैं देखूं ये पी है, ये क्यू है, तो पी का हिस्सा हो जाएगा देखो 1200 और क्यू का हिस्सा होगा 800. हो गया. तो पी का हिस्सा जो है क्यू के हिस्से से कितना ज्यादा है, तो क्यू के हिस्से से 400 ज्यादा है. तो यानी कि पी और क्यू का रेशियो देखो कितना आ रहा है. तो पी और क्यू का रेशियो आ गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8. तो मैंने रेशियो दोस्तों निकाल लिया 3/2. अब 3/2 मैंने निकाल लिया है. तो आपको क्या निकालना है कि पी ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है. तो पी का आपको इन्वेस्ट किया हुआ रुपया निकालना है. 30,000, 26,000, 24,000 या 20,000. तो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब मैं आपको समझा देता हूं. थोड़ा सा इसको यहाँ पर पॉइंटर को पतला करेंगे,
अब देखिए मैंने लिखा Q प्लस का 14,000 जो रुपया है ये है 8 महीने का, और Q का रुपया है 10 महीने के लिए, जिनका रेशियो 3/2 दे रखा है, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपका Q का मान कितना होगा, देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और आपका कितना हो जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और इधर हो जाएगा 3 पंजे 15। तो यहां पर आपका 8 है, तो 8Q प्लस का 14 इंटू 8, ये 5 आ गया। इसका मतलब आंसर आएगा 30,000। क्लियर है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q का मान यहां पर आ गया है 16 और 14, 16,000 और ये 14,000, आपकी वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो मेरे भाई अगर आपका आंसर आ रहा है 30,000, बिल्कुल सही करके आए हो। जिनका भी आंसर है 30,000 रुपए है, बिल्कुल राइट है। आपका परम सत्य जवाब कितना होगा, 30,000 होगा। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 16 आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, और मैंने अपनी क्लास में इस सवाल को बहुत बार बच्चों को पढ़ाया है। आपको याद होगा, देखो P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है, तो R का वेतन P के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो R का वेतन P के वेतन से कितना ज्यादा होगा। चलिए मैंने मान लिया R का वेतन जो है 100 है, मैंने R का वेतन 100 माना। अब Q जो है, R का वेतन जो कि 20% कम है, Q का वेतन 20% कम है, यानी कि Q का मान 80 हो जाएगा। अब P जो है ये Q से 20% कम है, तो 80 का 20% कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 64। इसका मतलब P का मान 64 आ गया। अब अगर आपका P का मान अगर 64 है, तो कह रहा है R जो है ये P से कितना ज्यादा है, तो R P से कितना ज्यादा है, R P से 36 ज्यादा है। किससे, P से 64 इंटू 100। तो 36/64 इंटू 100 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, यहां पर अगर मैं इसको काटूंगा, 4 दिन 36, 4 एकम 4, 2 4 छक 24, 9/16 है। आपका आंसर आ जाएगा 56.25%। यानी कि अगर आपका आंसर आ रहा है 56.25%, बिल्कुल राइट है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 17 देखिए। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले, अब देखिए एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से डिवाइड किया जाता है। इस गलती के कारण प्रतिशत में कितना अंतर होगा। मान लीजिए सपोज दैट मैंने नंबर ले लिया 100, मैंने 100 नंबर लिया, मुझे 4 से गुणा करना था। 4 से गुणा करता मैं यहाँ पर, मेरा 400 आ जाता, लेकिन मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरा 25 आ गया। इस गलती के कारण मेरे परिणाम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, जो 400 आना चाहिए था, जो 400 आना चाहिए वो मेरा 25 ही आ रहा है, यानी यहां पर डिफरेंस आ रहा है 375 का। अब 375 का डिफरेंस आ रहा है 400 पर इंटू 100, 00 क्रॉस मारोगे, 4 से काटोगे, 4 निम 36, 36 और 1 37, 4 चौक 16, 1 15, तो यहां पर 4 तिया 12 में जाएगा, 93 समथिंग आएगा, 93.75%। यानी कि इस गलती के कारण, अगर आप देखोगे इस गलती के कारण आपका परिणाम में कितना परिवर्तन आ रहा है, इस गलती के कारण आपके परिणाम में 93.75 का परसेंट का चेंज आ रहा है। तो जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेयर कीजिएगा क्लास को। सब लोगों से निवेदन है, मैं कंप्लीट पेपर करा रहा हूं आप लोगों को, आईएएस के करा रहा हूं यहाँ पर, तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए क्लास को। अब हमारा 18 नंबर देखिए। सवाल नंबर 18 को देखोगे, एक परीक्षा में 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं, 70% पास हिंदी में पास हुए हैं, और 15% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हुए हैं, दोनों में फेल हो गए। तो ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी होगी जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, केवल एक विषय में फेल हुए। समझो, अगर 80% मान लीजिए इंग्लिश में आपके हैं, 70% आपके इसमें है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, हाँ बहुत प्यार से एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। देखो इंग्लिश है और आपको यहां पर दे रखा है हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। 80% अगर छात्र आपके पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 20% छात्र फेल हुए होंगे, टोटल जो है दोनों में
15 फेल हो रहे हैं। इसका मतलब इंग्लिश में 20 अगर फेल हुए तो 15 5 20 हो गया। फिर 70 अगर टोटल इंग्लिश हिंदी में पास हुए हैं तो 30 बच्चे फेल हुए होंगे, तो 15 15 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ ऐसे छात्रों का प्रतिशतता जो केवल एक विषय में फेल हुए, तो केवल और केवल एक विषय में फेल होने वाले टोटल लोग यहाँ पर कितने आ गए, दिख गया होगा। देखो 5 बच्चे इंग्लिश में हैं और 15 बच्चे हिंदी में हैं, तो 15 प्लस 5 मतलब 20%। 20% बच्चे हैं जो केवल एक विषय में फेल हो रहे हैं, जैसे कि केवल इंग्लिश में फेल होने वाला केवल 5% है, और हिंदी में फेल होने वाला केवल 15% है। तो 15 5 20 हो जाएगा। 25 वाले सब गलत हैं। तुम लोगों से जो है चुनने से बच्चों वाले सवाल नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। क्या करोगे तुम लोग यहाँ पर, इतने बढ़िया सवाल नहीं लगा पा रहे हो, जबकि मैंने आपकी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर कराया, यूपी पुलिस का पेपर कराया, और ऐसे सवाल हम लोग खेलते हैं, इसमें कंचे खेलते हैं ऐसे सवालों से। तुम लोगों से ये सवाल नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्या करोगे फिर है। इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इसलिए करता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग ये सवाल ना लगा पाओ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए आपका क्या दिया गया है, समझिए। 1000 लीटर बराबर दे रखा है 1 मीटर क्यूब, 1 मेट्रिक टन है 1000 किलोग्राम, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, इनमें से आपका कौन सा सही है, ये आप मुझे बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए और अपनी क्लास को मिलकर शेयर कीजिए, और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो पहला वाला सही है, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, 1 मैट्रिक टन 1000 किलो के बराबर होता है, और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं। तो मेरे भाई तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल राइट हैं। आपका सही जवाब क्या होगा, तीनों बिंदु आपके बिल्कुल सटीक हैं। चलिए गद्यांश का काम नहीं है अभी मैं आपको केवल और केवल मैथ रीजनिंग का ही सेगमेंट जो है इसमें करवा रहा हूं। मेरा निवेदन है कि क्लास को अपनी लाइक जरूर करें, अपनी क्लास को मिलकर शेयर करें, और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करें। यहां से आइए अब आते हैं सीधे हम लोग 36 नंबर पे। सीधे हम लोग यहाँ पर 36 नंबर पे आ रहे हैं। इस सवाल को लगाइए यहाँ पर, देखिए क्या है। कह रहा है एक व्यंजक दे रखा है। 36 नंबर को अगर आप देखोगे, एक व्यंजक है 5 4 3 2 1। इसमें स्टार को प्लस माइनस मल्टीप्लाई से अधिक 2 बार चुना जाता है। तो व्यंजक का न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या होगा, अगर आप न्यूनतम से न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हो, और इसमें स्टार की जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार चुन सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस लगा लिया, मैं माइनस चुन सकता हूँ 2 बार, मैंने माइनस लगा लिया, यहाँ प्लस लगा लिया, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लिया। ठीक, हमें सबसे छोटी वैल्यू बनानी है। तो 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1। मैंने इसको सॉल्व किया, 2 एकम 2, इधर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 7 है, ये 5 दे रखा है, 5 7 प्लस 2, तो देखो 5 और 2 7, माइनस का साथ 0 आ जाएगा। तो इसका मैंने कम से कम मान बनाने के लिए मैंने किस तरीके से वैल्यू को इंटरप्रेट किया है, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो मैंने इसके सबसे छोटा मान बनाने के लिए माइनस का 2 बार प्रयोग कर लिया, यहाँ प्लस लगा लिया, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लिया, सारे फंक्शन इस्तेमाल किए, और मैंने अपनी वैल्यू को सबसे छोटा 0 बना भी दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल को आपको लगाना था। अब हमारा अगला सवाल नंबर 37। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस सवाल को आप कैसे लगाओगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है, MDH प्रोसेस लगेगा। कह रहा है किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं, जहां के एक घनपूर्ण संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि यह काम 5 के दिनों में पूरा हो जाए। आपको याद होगा असली मसाले सच, MDH। मैं लगाने वाला हूं M1 D1 बराबर मैं करने वाला हूं M2 D2। मेरी बात समझना,
M1 D1 बराबर मैं क्या करने वाला हूँ, M2 D2 प्रोसेस अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने मान रखा है कि M1 में M1 लोग होंगे, D1 में मुझे यहाँ पर 6K दे रखा है, M2 में मुझे यहाँ पर नहीं पता, M2 मैंने मान लिया है कितना बढ़ाना है, लेकिन D2 मुझे दे रखा है 5K दे रखा है। इसका मतलब M1 अपॉन M2, ये 5/6 आएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, मेरी वैल्यू 5/6 आ गई है। तो आप देखो कितना बढ़ाया मैंने, यानी मेरा 5 था पहले, मेरी बात समझना, पहले लोग कितने थे, 5 थे, पहले लोग मेरे 5 थे और अब लोग तुम्हारे यहाँ पर 6 हो गए हैं। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है 5 पर। तो एक अगर 1 बढ़ रहा है 5 पर तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। क्योंकि 5 पर 1 का मतलब क्या होता है, 5 पर 1 बढ़ने का मतलब होता है 20%। बात समझ में आ रही है? तो जिन साथियों का आंसर 20% आया है बिल्कुल राइट है, आपका इस सवाल का परम सत्य जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपका आंसर 20% है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस लग जाएगा। देख रहे हो आईएएस और आईपीएस के सवालों में आप देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया मजे मजे वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर मैथ रीजनिंग आ जाएगी तो हम लोग गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अब हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, इसको देखिए, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। खैर हम सवाल दिखाते हैं आपको, पहले सवाल देखिए। एक्स वाई जेड एक काम को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सबको पता है एक्स वाई और जेड 6 घंटे में, 8 घंटे में, 8 घंटे में। सबसे पहला काम है एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर 24, क्योंकि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये मैंने इन सबकी कैपेसिटी निकाल ली, ठीक है ना। यद्यपि एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, कोई व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा। सभी को पूरा करने में कितना काम लगेगा, इस काम को पूरा करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा, न्यूनतम बताना है। चलिए मैंने देखा एक दिन 4 काम हुआ, एक दिन 3 काम हुआ, ठीक है ना, न्यूनतम काम करवाना है। तो 4 3, फिर देखो यहाँ पर 4 फिर 3, हमें 24 काम करवाना है यहाँ पर। इस तरीके से करते रहो आप लोग, इस तरीके से खेल करते रहो। 4 करवाया, हमें जल्दी काम निपटाना है, तो पहले 4 को उठाया फिर 3 को उठाया, क्योंकि आपको जरूरी नहीं सबसे करवाना है, आपको कम टाइम में करवाना है। तो कम टाइम में करने के लिए आप देख सकते हो 4 3 4 3 चलता रहेगा आपके यहाँ पर, और 24 काम करवाना है। तो देखो 4 3 7, 7 7 14, 7 21, अब 21 21 और 3 24, एक बार आप 3 ले लोगे, तो टोटल आपका कितना टाइम लग गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और बाकी आपका आधा टाइम, 6 घंटे 45 मिनट। क्लियर। तो मेरे भाई मिनिमम टाइम में करवाने के लिए मेरा जो सही जवाब आ रहा है, ये आ रहा है आप लोगों का, लगातार कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, इसलिए 4 3 के बाद मैंने 4 लिया, जबकि मुझे 4 का 3 लेना है, इसलिए आपका लगातार ये 6 घंटे काम तो हो गया है। इस 4 को मैंने यहाँ पर 3 चौथे में बदल दिया, तो 6 सही 3/4 का मतलब हो जाएगा 6 घंटे 45 मिनट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है यहाँ पर। इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, ध्यान से। आपको क्या दिया गया, अरे भैया इरेज हो जाओ जल्दी से। हाँ जी, आपका यहाँ पर सवाल के इन्होंने ऑप्शन बहुत नीचे लटका दिए हैं। खैर ऑप्शन देख लो, 50 55 100 200। क्या है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, 25 की और 50। इससे प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर, मैंने कहा था ना, जब 2 और 5 मिलता है तब एक जीरो पैदा होता है। मेरी बात समझना, जब तुम्हारा 2 और 5 का मिलन होता है, जब 2 और 5 का मिलन होता है तब कौन पैदा होता है, तब पैदा होता है तुम्हारा यहाँ पर जीरो पैदा होता है। 1 से मतलब है नहीं, 3 से मतलब है नहीं। चलो तुम्हारा 2 की पावर 4 है, और अगर यहाँ पर 8 देखोगे तो 2 की पावर, चलो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 4 20, यानी ये लिखा है 2 की पावर 20 लिखा है। फोकस करना मेरी बात को, याद रखा है 25। अब 25 की पावर 50 है, तो 5 की पावर 2 और 50 का यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब मेरे भाई, आप
तो इस सवाल का जवाब देने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत है? 2 की, 4 की और 2 की पावर 50 की। अब आप बताओ इसके क्रमागत में आपके कितने शून्य आ जाएंगे? 200 आएंगे, 200। आंसर आ जाएगा 200, क्योंकि तुम्हारा मतलब किससे है? 2 की पावर 4 से, 4 की पावर 8 से और 25 की पावर 50 से। इसमें टोटल जीरो आ जाएंगे 200। समझ गए? तो जिस बालक और बालिका का आंसर आ रहा है 200, बिल्कुल राइट है। आगे आप समझदार हैं, आपको कैसे क्या करना था। चलिए अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़िया लेवल का सवाल है। यहाँ पर इस सवाल को आप कैसे लगाओगे? भैया लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट जरूर कीजिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी आपकी क्लास से यहाँ पर जुड़ सकें। 2 डिजिट x + y। कहाँ गया सवाल अपना? पूछ रहा हूँ कि पहले जो है आप लोगों के लिए, पहले जो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए सारे के सारे मैथ वाले इकट्ठे क्वेश्चन कराते, फिर साथ में रीजनिंग करवाते। इसमें अब मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा इसके बाद और कौन का क्वेश्चन है। अच्छा भी है साइड में लगे हुए। बस 80 सवाल है इसमें। चलिए, और तो कोई बीच में नहीं बच रहा है। तो साथियों, क्लास को लाइक जरूर करिए और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिए जल्दी से। बहुत कम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन है अपनी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट जरूर कीजिए। लग रहा है उतने ही सवाल थे यहाँ पर, इसके आगे का क्वेश्चन है नहीं। छोड़ तो नहीं दिया मैंने। देखिए मिल गया। यहाँ पर भी साइड में दोस्तों 5 नंबर पे आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? देखिए सवाल है, मान लीजिए x। अब देखो, मान लीजिए x एक 2 अंकों की संख्या है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इकट्ठे मैं कराता रहा हूँ। मान लीजिए x मेरी जो है 2 अंकों की संख्या है और y जो आपको दे रखा है y, ये अन्य 2 अंकों की संख्या है। तो x के अंकों को इंटरचेंज करके बनाया जाता है। x के अंकों को यहाँ पर इंटरचेंज करके बनाया जाता है। x + y महत्तम 2 अंकों की संख्या है, तो x के संभाव्य मानों की संख्या बताइए। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर x जो कि 2 डिजिट का नंबर है और y 2 अंकों का नंबर है, तो x के अंकों को इंटरचेंज करके बना रहा है। तो x + y मैक्सिमम 2 अंकों का नंबर हो, जैसे कि
63, 639 हो गया। 45 देखो मैक्सिमम है, 549 हो गया। 729 हो गया। 819 हो गया। अब अगर आप इनको इंटरचेंज करते हो, अगर आप इन नंबर को इंटरचेंज करते हो तो देखो 63 का 36, 45 का 54, 72 का 27 और 81 का 18। तो ऐसे मेरे भाई आपके पास कितने नंबर हैं? ऐसे आपके पास टोटल कितने नंबर हैं? क्योंकि 99 जो है सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर ये 4 के पेयर में नंबर बनाए, ठीक है ना। आपके लिए मैंने यहाँ पर 4 के पेयर में नंबर बनाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे आपके पास कितने पेयर आ गए? 8 आ गए। तो जिनका भी आंसर, जो बच्चे 8 लगा कर आए हैं, जो विद्यार्थी पेपर में 8 लगा कर आए हैं, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। फिर देखिए सवाल नंबर आपका 6, देखिए क्या दिया गया है, इस पर फोकस कीजिए। 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं के बराबर है, बराबर 3 पुरुषों के बराबर, बराबर 4 महिलाओं का वजन है। क्लियर? तो महिलाओं का अगर एवरेज वजन 63 है तो बालक का वजन कितना होगा? अगर महिलाओं का 63 है, यानी कि अगर महिलाओं का ये एवरेज 63 दे रखा है, अब 4 महिलाएं हैं, 4 वुमेन है, तो 63 इंटू 4 यानी कि टोटल महिला का वजन 252 हो जाएगा। आप समझ सकते हो, ये जो 4 महिला का वजन दे रखा है, ये 4 महिला का वजन 252 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है? 6 बालक के बराबर है। तो 6 बालक के बराबर दे रखा है, 6 बालक का वजन 252 दे रखा है, तो बालक का एवरेज कितना आ जाएगा? 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। इसका मतलब बालक का एवरेज कितना आ जाएगा? तो अगर आप लगाओगे मेरे दोस्त, तो बालक का एवरेज 42 आ जाएगा। तो जिन साथियों का आंसर आ रहा है 42, बिल्कुल सटीक है। तो मेरे भाई अगर आपका आंसर आ रहा है 42, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और अभी मैथ का सवाल ये बचा हुआ है 9th नंबर पे। सवाल नंबर 9 देखिए कैसे लगेगा। मान लीजिए पी क्यू आर एस ये घन पूर्णांक है, जिसमें पी क्यू मेरा विषम है, आर एस सम है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी और क्यू ये आपका ऑड है, और आपका आर और एस ये आपका इवन दे रखा है, ठीक है ना। तो पहला दे रखा है आपको पी माइनस, मतलब पी आपका ऑड है, तो ऑड में से अगर आप इवन का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, और दे रखा है क्यू इंटू एस, तो ऑड, क्यू का मतलब क्या है? ऑड, इंटू आपका एस का मतलब इवन, मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी? क्या ये इवन नंबर आएगा? क्या ये दोस्तों इवन नंबर आएगा? कोई भी नंबर सब रख लो आप लोग, कोई भी सम संख्या मैंने यहाँ पर रख ली, यहाँ पर कोई भी इवन नंबर रख ली, बिल्कुल आपकी वैल्यू यहाँ पर इवन में आएगी, ठीक है ना। 4 रखा मैंने, आप ऑड है 5 रखा, और इवन नंबर मैंने 2 रखा, 5 में 2 गया 3, तो ये ऑड नंबर में आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर 5 और 2 रखा ही था यहाँ पर ऑड, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, यानी कि बिल्कुल पहला वाला पॉइंट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल राइट है। सेकंड देखिए क्यू माइनस एस, क्यू है ऑड, एस है मेरा इवन, और फिर रखा क्यू स्क्वायर, क्यू है ऑड का स्क्वायर, और एस जो कि इवन है। क्या ये दोस्तों आपका सही है? पहला वाला राइट हो गया। अब ऑड मैंने रखा है यहाँ पर, वही 5 रख रहा हूं, इवन मैंने 2 रखा, 5 में 2 गया, इवन मेरा 3 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, और इसका 2 25 दूनी 50, 50 3 75 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये नंबर आपका जो है इवन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फोकस है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वाला भी मेरा राइट बन जाएगा, और ये वाला भी सम है, ये वाला बन जाएगा। तो तीनों बिंदु आपके बिल्कुल राइट है। जो बच्चे लगा कर आए तीनों बिल्कुल राइट है, तीनों वाले बिंदु आप बना सकते हो। चलिए इसके बाद मैथ का सवाल और कहां पर है। सबसे निवेदन है, ठीक है ना, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे मैं आपको सारे पेपर करा दूंगा। देखो ये पेपर जो है ना, एसएससी वाले बच्चे ध्यान से देख लें, जो एसएससी के बच्चे हैं, जो रेलवे के बच्चे हैं, समझ रहे हो अपने। देखो मैथ रीजनिंग तो मैं आईएएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। देखो तुम लोगों के फायदे की चीज देखो ना, अपना फायदा देखो कि तुम लोग अगर यूपीएससी का मैथ रीजनिंग कर लोगे,
क्या तुम लोग टिचपुंजिया वाले एग्जाम की मैथ रीजनिंग नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना, आराम से कर लोगे। इसलिए तुमको बता रहा हूं यहां पर आराम से सीखते चलो। डालना है तो P की वैल्यू कितनी आ गई? तो P का मान आपका 1350 आ जाएगा। जिनका आंसर आ रहा है 1350, बिल्कुल सटीक है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। शेयर करिए दोस्तों क्लास को। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, क्लास को लाइक करिए, अपनी क्लास को शेयर कीजिए और अपनी क्लास को मिलकर यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। ये लग गया? कह रहा है यदि दो अंकों की संख्या है ए बी और सी डी, जिनका योगफल एक 3 अंकों का नंबर, देखो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं ए बी सी और डी, इनको जोड़ रहा हूं तो मेरा आ रहा है 1 सी ई। इनको जोड़ने पर दोस्तों मेरी वैल्यू क्या आ रही है? इनको जोड़ने पर मेरी वैल्यू 1 सी आ रही है। अगर ए बी सी डी ई ये अंकों को घोषित कर दे तो ए का मान क्या हो सकता है? एक चीज समझो, अगर थोड़ी बुद्धि लगाओगे, देखो यहां पर भी सी है और यहां पर भी आपका नंबर सी आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का यहां पर 9 नंबर होता और आप कैरी मारते उसमें यहां पर, तो 9 और 1 आपका 10 हो जाता। ये बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत डीपली मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप ये बताओ कि ए की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? ए का मान आप चाहें तो यहां पर 9 रख सकते हैं। ए का मान आप चाहें तो आप 9 रख सकते हैं, तभी वैल्यू आपकी सेम होगी, अदरवाइज आपकी कभी सेम नहीं हो सकती। तो आप यहां पर राइट आंसर जो है 9 मानेंगे, ठीक है। चलिए, एक देखो ये सवाल कितना बढ़िया दे रखा है। इस सवाल का जवाब आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे? देखो कितना बढ़िया सवाल है। 32 की पावर 5 है और 2 की पावर 27, ये नंबर किससे कट जाएगा? कितना बढ़िया लेवल का सवाल आपको दे रखा है। लिखा है कि 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 है। आप बताओ ये किससे कट जाएगा? अगर थोड़ी बुद्धि लगाओगे, अगर थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। 32 का मतलब लिखा है 2 की पावर 5 होता है, और पावर की पावर का मतलब कितना हो जाएगा? 5 25, तो ये 2 की पावर 25 आ जाएगा। पावर की पावर का मल्टीप्लाई होता है, ये 2 की पावर 25 और ये रखा 2 की पावर 27। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या किया, 2 की पावर मैंने यहां पर कॉमन ले लिया 25। इसको थोड़ा सा यहां पर व्हाइट स्क्रीन कर देता हूं जिससे मुझे सवाल लगाने की जगह मिल सके। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर 25 कॉमन लिया, 1 बचा, और 2 की पावर 27 है 25, 2 की पावर 2 बचा, यानी कि 2 की पावर 25 और 2 की और 4 और 1 5, 5 बच गया। अब 5 दूनी 10 होता है, आप चाहे लिख लो 2 की पावर 24 लिख लो, 1 2 बचेगा, 1 5 बचेगा, 5 दूनी 10। ये संख्या आपकी किससे कट जाएगी? ये संख्या मेरे दोस्त 10 से कटेगी। तो जिन दोस्तों का आंसर 10 आ रहा है बिल्कुल राइट है। आप इस सवाल का परम सत्य जवाब 10 कर सकते हैं। जिनका आंसर भी 10 आ रहा है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से लगभग लगभग जो भी सवाल थे मैथ और रीजनिंग के वो आप लोगों के हो गए हैं। एक और सवाल बचा हुआ, इसको और लगाइए, फिर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी क्लास कराएंगे। मान लीजिए पी और क्यू दो धन पूर्णांक है, पी और क्यू हमारे धन पूर्णांक है, ठीक। पी बड़ा है क्यू से, पी प्लस क्यू बराबर के को संतुष्ट करता है। के का लघुत्तम मान ज्ञात कीजिए जो पी और क्यू को आदित्य निर्धारित करता है। दोस्तों P प्लस क्यू बराबर के दे रखा है,
अगर मैं मान लूं 1 पूर्णांक 2 पूर्णांक 1 और 2 3 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 4 रख के देखता हूं 1 और 3 4, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 5 रख के देखता हूं 2 प्लस 3 बराबर 5, तो यहां पर अगर देखोगे तो पी और क्यू मेरे जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो गए है, पॉजिटिव इंटीजर है। और यहां पर अगर देखोगे तो P मेरा छोटा है Q से, P मेरा देखो Q से मेरा छोटा भी है, और P प्लस Q जो कि मेरा संतुष्ट भी कर रहा है ना। K का लघुत्तम मान क्या होगा, और P और Q को आदित्य निर्धारित नहीं करता है। P और Q आपके जो है यूनिक होने चाहिए। तो ऐसे में केवल आपका एक ही ऑप्शन है 5, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, और कोई सवाल बचा है इसमें जो आपके फायदे का हो, जिससे हमारे क्लास